हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों आज जो है अगला मॉक टेस्ट हम लोग लगाने वाले हैं। आप लोगों को पता है हम लोग डीएलएड का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। इससे पहले के मॉक टेस्ट का वीडियो यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। और आज की वीडियो का पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर अभी क्लास खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों समय बहुत कम है और तैयारी आपको जितना जल्दी हो सके मजबूत करना है। और आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास। देखिए, सबसे पहला सवाल है आज के क्लास का कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि रास्ता दिखाने वाला, इसको हम क्या कहते हैं, एक शब्द में बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि मार्गदर्शक उसे बोलते हैं। ठीक है, रास्ता दिखाने वाला है ना, रास्ता मतलब मार्ग भी होता है, यानी मार्ग दिखाने वाला, तो मार्गदर्शक हो गया। आइए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए। अगला सवाल आपका यहाँ पे 2 नंबर सवाल है। सवाल को थोड़ा सा पहले छोटा कर लेते हैं। देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको त्रुटि वाला भाग बताना है। यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ये वाक्य दिया गया, इसमें त्रुटि कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि और अपनी परिवार की। तो ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ना, और अपनी परिवार की, यहाँ पे आपको इसमें जो है इनकरेक्ट है। तो कहाँ पे इनकरेक्ट है, देखिए अपनी जो है यहाँ पे अपनी नहीं होगा, यानी कि यदि आप अपनी और अपने परिवार की, ये होना चाहिए है ना। यदि आप अपनी और अपने परिवार की, तो अपने होगा, यहाँ पे अपनी हो गया है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, इनकरेक्ट हो जा रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों। तीसरा सवाल है आपका, अठखेलियाँ सूझना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपका बी होगा, दिल लगी करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्यंग करना दिया गया है, मजाक उड़ाना, ईर्ष्या करना है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लगाइएगा, यहाँ पे बी करेक्ट होगा, यानी कि दिल लगी करना। नेक्स्ट सवाल पे आए। देखिए चौथा सवाल आपका दिया गया है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको किनारा का पर्यायवाची शब्द बताना है। किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, राइट से क्या होगा, बिल्कुल बी करेक्ट हो, यानी तट है ना। तट को क्या बोलते हैं, किनारा। जैसे नदी किनारे के तट को क्या बोलते हैं, तो नदी का किनारा यानी कि नदी का वो तट है ना। तो तटीय भाग को क्या बोला जाता है, किनारा। किनारे को क्या बोला जाता है, तटीय भाग, तो तट होगा। आइए अगले सवाल पे, पांचवा सवाल है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, अच्छे बालक डैश करते हैं। बिल्कुल इजी सवाल है दोस्तों। राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लगाइएगा, सी, यानी कि पढ़ाई करते हैं ना। गाली गलौज, चोरी, लड़ाई, ये सब तो नहीं होना चाहिए। अच्छे वाला क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ऑप्शन सी इजी सवाल है। आइए अगले सवाल पे, छठा सवाल आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पाँव जमीन पर न पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कर रहा है। तो राइट आंसर क्या लगाइएगा दोस्तों, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा ए, यानी अत्यधिक खुश होना। ठीक है, देखिए अगला दिया गया है आपका, जमीन से ऊपर पाँव रखना, यानी जमीन पर पाँव जमीन पर ना पड़ना। पाँव जो है ज़मीन पर ना पड़ना, इसका मतलब क्या हो सकता है, ज़मीन से ऊपर पाँव रखना, ये नहीं हो सकता है। आसमान में उड़ना, ये भी नहीं हो सकता है। कल्पना करना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्या लगाइएगा, ए सही हो जाएगा आपका, यानी कि अत्यधिक खुश होना। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आइए दोस्तों। सातवां सवाल है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है। ये जो तमस है, इस उपन्यास के लेखक कौन है। अच्छा, सवाल इस तरीके से भी पूछा जाता है कि तमस उपन्यास है या कहानी है, या फिर वो, यानी किस तरह करके 4 ऑप्शन दे देगा, उपन्यास है या कहानी है। तो आपको वहाँ उस तरह से भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा गया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बी आपका करेक्ट हो, यानी भीष्म साहनी जी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तमस तो सबसे पहले याद रखना उपन्यास है, और उसके लेखक कौन है, भीष्म साहनी। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, 8वां सवाल है आपका, अत्याचार का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगेगा, बी करेक्ट हो, यानी कि अति प्लस आचार है ना। अति प्लस आचार क्या हो जाएगा, अत्याचार। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे आइए। अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपका यहाँ पे दिया गया है, तो बताना है आपको, जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल फेमस सवाल है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि जगत जोड़ नाथ है ना। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ, याद रहेगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और यहाँ पे आपका 10वां सवाल, अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। यानी कि ये जो अग्नि परीक्षा पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, इसको लिखा किसने है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, यानी कि आचार्य तुलसी जी क्या है, अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, आचार्य तुलसी जी। आइए अगले सवाल पे, 11वां सवाल है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है। ठीक है, नहीं है बोला गया है, तो सफल का विलोम नहीं है। तो सफल का क्या होगा, सफल का विलोम विफल तो होगा ही है ना, विफल तो होगा। असफल भी हो सकता है, निष्फल भी हो सकता है, उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। ठीक है, उत्तीर्ण नहीं हो सकता है, ये सफल का डायरेक्ट हो गया, समानार्थी शब्द है ना। तो आपको पूछा गया कौन सा विलोम नहीं है, तो उत्तीर्ण ये विलोम नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, 12 नंबर में बोला गया है, प्रवाह के संपादक का नाम बताइए। जो प्रवाह है इनके संपादक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन आपका
ए करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 13 नंबर में। सवाल थोड़ा सा फास्ट खींचने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? चूँकि अभी समय बहुत कम बचा है और आप लोग को अदर भी देखना होता है, इससे क्लास वगैरह जो छूट गया है उसको भी आपको मेंटेन करना है, तो इसीलिए मॉक टेस्ट को सोचते हैं जितना कम समय में हो। बचा हुआ मॉक टेस्ट अभी 35 मॉक टेस्ट टोटल हुआ है, तो मुश्किल से 5-7 और बचे हैं, तो जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। डेली लगवा रहे हैं दोस्तों और आप लोग डेली जुड़िए। उसके बाद रिवीजन बैच लाएंगे जिसमें कि जीके जीएस हो गया अलग से, हिंदी हो गया अलग से, फिर यानी कि जीएस जनरल साइंस हो गया, सबको एक जगह अलग अलग कर करके और थोड़ा डीपली में बताएंगे। तो आइए यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों लगाइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा, यानी कि आधुनिक काल के। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो है वो किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और यहाँ पे है 14 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, हर बार नहीं बोला जा रहा है, लास्ट में जो है वही खेल हो जाता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नहीं बोला गया, सरल का विलोम नहीं है। तो सरल का विलोम क्या क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए पहले। सरल का क्या हो सकता है? कुटिल हो सकता है, हाँ हो सकता है। सरल का कठिन हो सकता है और वक्र भी हो सकता है। ठीक है, सुलभ नहीं हो सकता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सरल का विलोम नहीं है तो सुलभ। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आइए, और आपका 15 नंबर का सवाल दिया गया है वर्ण, है ना। देखिए बोला गया है स व आ त अ न त र अ ज अ वाह के मेल से बने शब्द का चयन कीजिए। ये वर्ण दिया है, वर्णों का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो आपको बताना है ये वर्णों के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो स्वतंत्रता ही बनना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। अच्छा नहीं, स्वतंत्रता नहीं बनेगा, स आ। ठीक है, यहाँ पे देखिए सौ दिया गया है, उसके बाद आ दिया गया, वो भी है, स व स्वा हो गया। यहाँ पे स्वात अ, स्वात न त र आ य अ, स्वतंत्र आय, ऐसा। अच्छा, स्वतंत्र आय, स्वतंत्र, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या बन रहा है? डी बन रहा है ना। डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए हड़बड़ी में स्वतंत्रता भी दिमाग में आ रहा था कि स्वतंत्रता होगा, और ऑप्शन भी दे दिया है स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्र ये होगा स्वातंत्र्य। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 15 का राइट आंसर डी। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 16 नंबर में बोला गया है रामकृष्ण कौन सा समास है? आपको रामकृष्ण का समास बताना है कि रामकृष्ण कौन सा समास है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा, है ना। मालूम होगा आप लोगों को, द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पे दोनों खंड प्रधान है, राम कृष्ण, तो राइट आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और अगला सवाल है आपका 17 नंबर में। ठीक है, तो 17 पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए सवाल है अति मलिन वृष भानु कुमारी अधमुख रहित उधर नहीं चितवत ज्यों गथ हारे थकित जुआरी छूटे चिकुर बदन कुम्हिलानो ज्यों नलिनी हिसकर की मारी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? आपको रस यहाँ पे पूछा गया है, तो बताना है दोस्तों। राइट आंसर क्या लगाइएगा? बिल्कुल बी होगा आपका करेक्ट, यानी कि यहाँ पे है विप्रलंभ श्रृंगार रस। ठीक है, विप्रलंभ श्रृंगार रस, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 18 नंबर का सवाल है, पूछा गया है छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा? बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है, बाकी के 2 ऑप्शन इधर दिए गए हैं, लेकिन वो नहीं होगा। ल और ग वर्णों को, ठीक है, क्या बोला जाता है? छंद शास्त्र में दशाक्षर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, अगला सवाल आपका यहाँ पे है, तो देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर का सवाल पूछा गया है आपसे 24-24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा सी, याद रखिएगा, दोहा कहते हैं उसे। ठीक है, दोहा कहते हैं, दोहा छंद हो जाएगा। 24-24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? दोहा, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले सवाल पे 20 नंबर बोला गया है माया महा ठगेनी हम जानी तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार बताना है आपको कि कौन सा इसमें अलंकार है। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। आइए अगले सवाल पे आइए दोस्तों, 21 नंबर का सवाल है। यहाँ पे छंद पूछा गया, देखिए धाये धाम काम सब त्यागी। ठीक है, धाये धाम काम सब त्यागी, इसमें आपको छंद बताना कि किस प्रकार का इसमें छंद है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, यानी चौपाई। चौपाई छंद है यहाँ पे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और 22 नंबर का सवाल है आपका, पूछा गया है यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? वापस से दोस्तों छंद पूछा जा रहा है। देखिए जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपरोक्त पंक्ति में छंद बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका ए सही होगा, यानी यहाँ पे सोरठा छंद है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 23 नंबर का सवाल है, और पूछा गया आपसे हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है? बताना है दोस्तों।
दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, हिंदी साहित्य में है ना, हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार जो हैं, ऐतिहासिक नाटककार, यहाँ पे बी होगा, जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। आइए अगले सवाल पे 24 नंबर का सवाल है, मैंने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, कौन सा वाच्य है ये आपसे पूछा गया कि मैंने पुस्तक पढ़ी, वाच्य बताना है इसमें। दोस्तों राइट आंसर लगेगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, यानी कि कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, कर्तृवाच्य, ऑप्शन आपका ए सही होगा। आइए अगले सवाल पे, गद्यांश को पढ़ करके उत्तर दीजिए। तो भाई गद्यांश को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, सवाल। सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना, गद्यांश पढ़ने का दोस्तों यहाँ पे जरूरत नहीं है। देखिए, सपूत में शब्द में आपको उपसर्ग बताना है, तो आप लोग को पता है उपसर्ग सबसे पहले लगता है, प्रत्यय सब बाद में होता है। तो उपसर्ग इसमें बताना है सौ, सु, सब या पुत, कौन सा इसमें उपसर्ग है। तो पुत तो प्रत्यय है, ये तो होगा नहीं, पहले इन तीनों में से कोई होगा। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो, यानी 100 ये क्या है, यही है इसका उपसर्ग, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलें दोस्तों, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है साइंस, तो पहले देखते हैं साइंस का अगला सवाल। देखिए 71 नंबर का है, सबसे पहला सवाल, इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है, नहीं बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, नहीं है। तो मलेरिया, हैजा, कैंसर या एंथ्रेक्स। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे कैंसर जो क्या है वह संक्रामक रोग नहीं है, बाकी मलेरिया, हैजा, एंथ्रेक्स ये सब क्या है, संक्रामक रोग है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, कैंसर क्या है, संक्रामक रोग नहीं है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 72 में बोला गया, इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है, एल्कोहल, ईस्टर, अमोनिया या फिर मीथेन। अकार्बनिक यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा ना हो। तो राइट आंसर दोस्तों लगाइएगा सी, यानी कि अमोनिया। ठीक है, NH3 होता है ना, इसका सूत्र क्या होता है, NH3। इसमें कार्बन की मात्रा कहीं दिख रहा है क्या, सी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अमोनिया। ओके, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। आइए अगले सवाल पे, और यहाँ पे है आपका 73 नंबर का, इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, आपको बताना है रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, सवाल दोस्तों हर बार पहले पूरा पढ़ा कीजिए, नहीं बोला गया है तो बताना है रासायनिक। अच्छा, रासायनिक प्रक्रिया किसको कहते हैं, यानी कि जो एक बार बनाने के बाद वापस वो पहले वाला फॉर्म में नहीं आया तो वो रासायनिक प्रक्रिया हो गया। जैसे दूध से दही जमना, तो दूध से दही बन जाएगा, दही से वापस आप दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना, तो वो रासायनिक प्रक्रिया है। जैसे बैलून को फुलाना, तो वो क्या है, बैलून को एक बार फुलाए तो फिर पचक सकता है, फिर वापस अपने अवस्था में आ सकता है, तो वो भौतिक प्रतिक्रिया हो गया। ठीक है ना, भौतिकी प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया वही होगा जो पहले अवस्था में नहीं आ सकता। तो आपको यहाँ पे बताना है चूज करके, दूध से आइसक्रीम बनना, दूध से दही बनना, दही से घी निकालना, या दूध से मक्खन निकालना। तो इनमें से रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं कौन सा है ये बताना है, बाकी तीन तो इसमें है ही। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, आपका ए करेक्ट होगा, यानी दूध से आइसक्रीम बनना। दूध से आइसक्रीम बनना यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, यानी कि आइसक्रीम से वापस दूध बन सकता है, कहने का अर्थ यहाँ पे सीधा ये है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए अगले सवाल पे, और 74 में बोला गया, इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों सी करेक्ट, याद रखिएगा, ये हो जाएगा SiO2। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलें, 75 में बोला गया है, इनमें से कौन रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका करेक्ट होगा डी, AgBr। ठीक है, याद रखिएगा AgBr आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले सवाल पे 76 में बोला गया है, एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्धायु 6 महीना है, मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में समय लगेगा कितने वर्ष का, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उसे 2 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल का सवाल है, किसका, केमिस्ट्री का। आइए अगले सवाल पे दोस्तों, यहाँ से आपका 77 स्टार्ट हो रहा है, तो सवाल को पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। आइए दोस्तों सवाल देखिए, आपका बोला गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर हैं वे हैं क्या हैं, ये आपको बताना है, जीवाणु, फंगी, विषाणु या शैवाल। दोस्तों देखते ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी विषाणु है ना। क्या बोला गया, सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए, माइक्रो ऑर्गेनिज्मों, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्मों ने क्या हुआ, सूक्ष्म जीव, जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है, यानी उसकी सीमा रेखा पे बीचों बीच है। ठीक है, सजीव और निर्जीव दोनों गुण उसमें पाया जाता है, कहने का सीधा अर्थ ये है। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा विषाणु का। तो राइट आंसर यहाँ पे सी लगाइए। ठीक है, 77 के क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका सी, याद रहेगा विषाणु। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और यहाँ पे बोला गया है 78 नंबर का, देखिए इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये बोला गया है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों राइट से क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो, यानी कॉर्निया। कॉर्निया आँख का हिस्सा होता है भाई, उसे पाचन तंत्र से क्या लेना देना है ना। यकृत, पित्ताशय और आंत ये सब हमारे पेट में पाया जाता है ना, पेट में पाया जाता है, ये सब पाचन तंत्र का हिस्सा है। कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं हो, तो आँख में पाया जाता है, उसे देखने का काम होता है। आइए अगले सवाल पे, 79 में बोला गया दोस्तों, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है, अस्थि माने हड्डी होता है, तो एक मुख्य खनिज तत्व में से कौन सा, ये आपसे पूछा गया है अस्थि का। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल सबको पता होगा दोस्तों, ऑप्शन ए ही होगा इसका, है ना, ऑप्शन ए, यानी कि कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम से तो हड्डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम ही तो पाया जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे 80 नंबर में देखिए, आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का क्या होना, ये आपको बताना है, परिक्षेपण हो जाना, विवर्तन, प्रकीर्णन या फिर व्यतिकरण। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा,
बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा, प्रकीर्णन, है ना, सबको पता होगा दोस्तों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। ओके, आइए दोस्तों अगले सवाल पे। 81 नंबर का सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? फिर देखिए नहीं बोला गया है, सवाल को पूरा पढ़िएगा। निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा? बिल्कुल आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर बी होगा, यानी कि क्लोरोफिल। ठीक है, याद रहेगा क्लोरोफिल क्या है? कोलाइड नहीं है। बाकी धुआं, रूबी ग्लास या फिर दूध, ये सब कोलाइड है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, क्लोरोफिल। आइए अगले सवाल पे। निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? ठीक है, परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बीटा कण। ठीक है, बीटा कण के उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे। 83 नंबर में बोला गया है, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं? यानी टेलीविजन का जो पर्दा है उस पर चित्र जो है किसके बमवर्षण के कारण बनता है? इलेक्ट्रॉन या एक्सरे या फिर गामा या पराबैंगनी किरण? तो दोस्तों सबको पता होगा, बिल्कुल इजी सवाल है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा? बिल्कुल आपका एक करेक्ट होगा, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उसके बमवर्षण के कारण जो है टेलीविजन के पर्दा जो है ना वहाँ पे हमको चित्र दिखाई पड़ता है, कोई भी फिगर दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे एक करेक्ट होगा। आइए अगले सवाल पे। 84 नंबर में देखिए बोला गया है, आकाश गंगा है क्या सौरमंडल का एक ग्रह है, या शनि का एक उपग्रह है, या गैलेक्सी है, या फिर मंगल और बृहस्पति के बीच का क्षुद्र ग्रहीय पट्टी है? बताना है आकाश गंगा। इन चारों ऑप्शनों में से उसका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? आकाश गंगा है क्या? दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका सी होगा। आकाश गंगा को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। आकाश गंगा क्या है? गैलेक्सी। आकाश गंगा है गैलेक्सी। ठीक है, ऑप्शन सी सीधा। आइए अगले सवाल पे 85 नंबर का सवाल देखिए पूछा गया आपसे, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य का विकिरण है? सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य का विकिरण। तो राइट आंसर दोस्तों क्या लगाइएगा? लंबा बोला गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट होगा ए, यानी कि माइक्रो तरंग है। ठीक है, माइक्रो तरंग जो है इसका सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य का ये विकिरण है। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट होगा। ओके, आइए दोस्तों अगले सवाल पे। 86 नंबर का सवाल बोला जा रहा है विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी। वाह, बिल्कुल दोस्तों फेमस सवाल बोल सकते हैं इसको, कई बार पूछा गया एग्जाम में। विकास की जो प्रक्रिया है उसमें मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन है? तो भाई सबको पता होगा दोस्तों, राइट आंसर क्या लगाइएगा? बी फॉर बंदर। ठीक है, याद रहेगा बंदर जो है मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी माना गया है। अधिकतर देखिएगा कोई भी एक्सपेरिमेंट यदि ह्यूमन पर करना हो, मानव पर करना हो, तो उससे पहले बंदर पे ट्राई किया जाता है। यानी कि बंदर का जो गुण है ना ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा मैच होता है। इसीलिए बोला गया जो विकास की प्रक्रिया है मनुष्य का वो बंदर के साथ बहुत ज़्यादा मैच होता है। सवाल का कहने का मतलब ये है कि उसका निकटतम प्राणी कौन है? तो बी फॉर बंदर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे आइए। 87 नंबर सवाल का क्या कहना है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है यहाँ पे बोला गया, नहीं तो नहीं बोला गया है, अदिश राशि है। तो बताना अदिश राशि कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर सी होगा, शक्ति, है ना, वाट। तो ये क्या है? अदिश राशि। बाकी चुंबकीय प्रेरण बल हो गया, वेग हो गया, ये सब क्या है? सदिश राशि। आइए अगले सवाल पे 88 नंबर में देखिए, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? ये बताना है आपको कि किस रंग का, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन से रंग का जो सतह है उसका ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, काला। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। आइए, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? ये आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है और न्यूनतम किस तापमान पर होता है? दोनों सवाल याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अभी पूछा गया है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पे मिलेगा। तो बताना दोस्तों पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अधिकतम अगर बोला जाए तो 4 डिग्री सी लगाइएगा। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर न्यूनतम बोला जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखिएगा। ठीक है, न्यूनतम में 0 और अधिकतम में 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का जो है घनत्व अधिकतम होता है और 0 डिग्री सी पे न्यूनतम होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल आपका 90 नंबर का पूछा गया है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? बताना है दोस्तों। तो दोस्तों राइट से क्या लगाइएगा? बिल्कुल आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि Cu। ठीक है, कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। वैसे तो सबसे अच्छा चालक क्या है? सिल्वर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लगाइएगा? कॉपर। आइए अगले सवाल पे, और यहाँ से आपका जीके स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल जीके का, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर होगा बी, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन आपका बी होगा, भारत का महान वृद्ध पुरुष। आइए अगले सवाल पे 92 नंबर का सवाल है दोस्तों, पूछा गया आपसे, इनमें से किसने आनंद मठ लिखा है? यानी आनंद मठ के लेखक का नाम पूछा गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या लगेगा दोस्तों? आनंद मठ के लेखक कौन है?
बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, जिसने जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही लगाया दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोल सकते हैं या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं उनको, तो आनंद मठ के लेखक यही ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। आइए 93 नंबर का सवाल देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी कि गर्म दल और नरमपंथी यानी कि ठंडे दल से अलग कब हुए, ये पूछा गया है आपसे। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। जिसने भी बी लगाया वो सही लगाया है। 1907 ईस्वी में, ठीक है, 1907 ईस्वी में जो है गर्म और नरम दल दोनों अलग हुए। ठीक, आइए अगले सवाल पे। और 94 नंबर का सवाल है, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की, बताना है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा इसका, बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने 1905 ईस्वी में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे। और 95 नंबर का सवाल है दोस्तों, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था, बताना है आपको। दोस्तों याद है आप लोग को, राइट आंसर क्या लगेगा दोस्तों, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो अगस्त 1942 में जो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई थी बम्बई में, वहीं पे पारित हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ओके, आइए दोस्तों अगले सवाल पे। 96 नंबर बोला जा रहा है, इनमें से कौन नेता नरमपंथी था, नरमपंथी दल का कौन नेता था, ये आपसे पूछा गया। इनमें से चारों में से बताना दोस्तों। राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका बी करेक्ट होगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नरमपंथी दल के नेता थे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये अगले सवाल पे आइए दोस्तों। 97 में बोला गया है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन ए होगा आपका, है ना, सबको पता होगा इसका आंसर, श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, होम रूल लीग की स्थापना। आइए अगले सवाल पे। 98 में बोला गया है, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई, ये पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि क्या हो जाएगा 1884 ईस्वी। ठीक है, 1884 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इतिहास में जितना भी ईस्वी है ना उसको याद कर लीजिएगा एक बार, और यदि आप लोग कमेंट करते हैं दोस्तों तो हम क्या करेंगे, उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी तक 3-4 टॉपिक हो गया जिस पे सेपरेट वीडियो बनाने का सोच रहे हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो बना देंगे। ठीक है, जिसमें इतिहास के सभी इंपॉर्टेंट डे जो पूछे जा सकते हैं और जो पीछे पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर दोनों जो है एक तरफ से एक एक करके आपको बता भी देंगे, समझा भी देंगे और याद करने का ट्रिक भी बता देंगे, तो याद भी हो जाएगा। कमेंट कीजिएगा दोस्तों तो जरूर लाएंगे वो वीडियो। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे अभी आपका क्या हो जाएगा बी। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, और अगला सवाल आपका यहाँ पे है। तो देखिए सवाल आपका पूछा जा रहा है 99 नंबर का। पहले सवाल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। सवाल है आपका, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। वाह क्या सवाल है दोस्तों, राइट आंसर क्या लगाइएगा इसका, बिल्कुल सी, जिसने भी लगाया सही लगाया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 100 नंबर का सवाल है, पूछा जा रहा है आपसे, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई, बताना दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा इसका, प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना भारत में, राइट आंसर लगाइएगा दोस्तों बी होगा करेक्ट, यानी कि 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 101 नंबर में बोला जा रहा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की, बताना है दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, लाला हरदयाल जी और काशीराम एवं सोहन सिंह ने मिल करके। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। आइए अगले सवाल पे 102 नंबर का सवाल है, 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों राइट आंसर क्या लगेगा, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा सी, यानी कि बम्बई अधिवेशन। इससे पहले क्वेश्चन भी आया था, है ना, अभी जो आया था वो बम्बई वाला था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बम्बई अधिवेशन में जो है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया। देखिए यही सवाल दो तरीके से पूछ लिया है ना। चलिए अगले सवाल पे आइए दोस्तों, 103 नंबर का सवाल है, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का एक वास्तविक शासक होता है, या राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष होता है, या फिर राज्य का और सरकार का अध्यक्ष होता है, या बहुमत दल का नेता होता है। आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ के क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों बी, जिसने भी बताया सही बताया, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। आइए अगले सवाल पे, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, ये बताना है आपको। जो भारत का राष्ट्रपति पद है उसके लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो वह भारत का नागरिक हो, ये तो होगा ही भाई, वह 35 वर्ष की अधिक आयु का हो, ये भी सही है। आगे बोला गया उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी सही है। आगे क्या बोला गया है, तो बिल्कुल आपका बच रहा है क्या, तो आपका डी ही तो बच रहा है। तो ऑप्शन दोस्तों आप यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, डी। बाकी एक बार पढ़ भी लेते हैं डी क्या बोलता है। डी बोल रहा है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आपका यही बोला गया आवश्यक योग्यता नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा। आइए अगले सवाल पे दोस्तों, अगला सवाल आपका 105 नंबर का सवाल। देखिए 105 नंबर का सवाल क्या कहता है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आपको नहीं बोला गया, निम्नांकित में इन चारों में से प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है। तो 1 तो प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ भी प्राकृतिक संसाधन है,
नगर मिट्टी, तो मिट्टी तो प्राकृतिक संसाधन, नगर हो सकता है हम लोग बसाते हैं ना, जहाँ पे जाके रहना शुरू कर देता है आदमी, साफ सुथरा रखने लगता है, वो क्या हो जाता है वहाँ पे हम गांव बना देते हैं, नगर बना देते हैं, शहर बना देते हैं। तो ये बोला गया प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है, तो नगर नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। तो 105 का राइट आंसर रखिएगा आप याद, क्या सी। चलें अगले सवाल पे 106 नंबर का सवाल देखिए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई बताना है दोस्तों। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कौन से देश में हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, इंग्लैंड में सबसे पहले जो है औद्योगिक क्रांति हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे 107 नंबर देखिए। गुप्त सिंधियों की नीति किसने अपनाई। आपको पता है दोस्तों जो गुप्त सिंधी है उनकी नीति किसने अपनाई थी, मेटरनिख, बिस्मार्क, लॉयड जॉर्ज या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर लगेगा ऑप्शन बी, बी फॉर बिस्मार्क, यानी कि बिस्मार्क क्या है, गुप्त सिंधियों की नीति अपनाई थी बिस्मार्क ने। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे 108 नंबर का सवाल है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो भाई सबको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपका ए होगा 8848 मीटर। अच्छा कुछ स्रोत क्या बताता है 8850 मीटर भी बताता है। तो यदि आपको 8848 दिख जाए तो लगा देना है, और यदि आपको 8850 दिखे, कोई ऑप्शन में एक ही देगा, ठीक है, दोनों नहीं देगा ये, तो कोई एक देगा। तो 8848 भी याद रखिएगा, या कोई 2 मीटर ज़्यादा बताता है तो 8800 क्या बताता है 8850 मीटर भी बताता है। तो दोनों में से जौन भी मिल जाएगा वो लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है 8848 मीटर, तो ये होगा राइट आंसर। आइए अगले सवाल पे, और यहाँ पे सवाल थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका 109 नंबर का। बोला गया है इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है, तो बताइए वो क्या है चावल, गन्ना, मक्का या फिर बाजरा। दोस्तों राइट आंसर क्या लगेगा, देखते ही दोस्तों आंसर का पता चल रहा होगा। बिल्कुल आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गन्ना। ठीक है, गन्ना को जो है विकसित होने में, यानी कि खाने योग्य होने में, जो पूर्णतः खाने योग्य जो होता है वो 1 साल में होता है, 1 वर्ष को। चावल तो भाई कम ही समय में हो जाता है, 1 वर्ष में तो हम चावल, गेहूँ सब कुछ लगा लेते हैं। मक्का भी उसी तरह होता है, बाजरा भी उसी, खरीफ और रबी दोनों फसलें हम 1 साल में उगा लेते हैं। लेकिन गन्ना उसे पूर्णतः खाने योग्य विकसित होने में 1 साल लग जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे, और 110 नंबर का दोस्तों सवाल है और लास्ट सवाल है। देखिए इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है, ये पूछा गया है। चुनाव लड़ने का अधिकार, पारिवारिक जीवन का अधिकार, काम का अधिकार या किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। तो बताना है एक राजनीतिक अधिकार इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है। तो राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि चुनाव लड़ने का जो अधिकार है ना वो राजनीतिक अधिकार है। बाकी पारिवारिक जीवन का अधिकार, काम का अधिकार, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार ये सब निजी अधिकार होता है। ये यानी कि राजनीतिक अधिकार ये नहीं है। ठीक है, राजनीतिक अधिकार, अच्छा संवैधानिक नहीं बोला गया, राजनीतिक बोला गया है। तो देखिए जो किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार ये हमारे संविधान में दिया गया है, तो ये संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक अधिकार पूछा गया, तो देखते ही आंसर का पता चलना चाहिए। राजनीतिक अधिकार क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही है। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले का मॉक टेस्ट का वीडियो यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में बता दिए, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF वहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों तैयारी को बेहतरीन रखिए, कम समय बचा हुआ है, और जितना जल्दी हो सके दोस्तों आप लोग सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।